बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बायोलॉजी क्लास 9 में लास्ट टाइम लेक्चर नंबर 10 में हमने डिस्कस किया था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 11 हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 में, वो है सेल के एक और पार्ट, एक और कंपोनेंट न्यूक्लियस के बारे में। प्रीवियस क्लासेस में हमने इसके बारे में पहले डिस्कस किया हुआ है। जितना हमने वहाँ पर पढ़ा है थोड़ा सा उससे जैसे जैसे हम नेक्स्ट लेवल पर जाते हैं फिर उसमें हम मज़ीद डिटेल्स उसकी जो है वो डिस्कस करते जाते हैं। आज हम उसके बारे में कुछ नई टर्म्स और कुछ नई जो हैं वो डिटेल्स उसके बारे में जो है हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट कहाँ पे है, इसकी प्रेजेंस कहाँ है। अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस अकर्स इन यूकैरियोटिक सेल। सबसे पहला पॉइंट, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस जो है वो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल के अंदर होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं होता। क्लियर न्यूक्लियस जो है बाउंड्री के साथ वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं पाया जाता, सिर्फ यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है। एडवांस सेल जो हैं आज की लाइफ में, जो एडवांस ऑर्गेनिजम्स के सेल हैं उनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। जो प्रीवियस सेल्स हैं लाइक बैक्टीरिया के सेल जैसे हैं, प्रोकैरियोटिक हैं, उनमें जो है वो न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बना हुआ है। कंप्लीट बाहर की बाउंड्री जो है ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये जो स्ट्रक्चर सामने ड्रा किया हुआ है ये एक एनिमल सेल का है। एनिमल सेल का मैं कैसे पता चलेगा, ये अभी मैं आपको न्यूक्लियस की लोकेशन जब बताऊंगा फिर उसमें क्लियर करता हूँ कि ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक एनिमल सेल है या प्लांट सेल है। सबसे बाहर इसके रेड कलर की बाउंड्री है, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर हमने कहा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इन दोनों के दरमियान जो लिक्विड पाया जाता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म, ये भी हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद क्या है, अंदर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का नाम का वर्ड हमने पढ़ा था वहाँ पे। यहाँ पे हम उसे कह रहे हैं न्यूक्लियर एनवेल्प। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेल्प एक ही बात है, दोनों वर्ड आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। न्यूक्लियर एनवेल्प बेसिकली डबल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है इसका, इस वजह से हम उसको सिर्फ जो है वो न्यूक्लियर एनवेल्प का नाम दे दिया है। वैसे ये भी एक मेम्ब्रेन ही होती है जिसने न्यूक्लियस को सारी साइडों से जो है वो कवर किया हुआ होता है। उसके बाद उसमें न्यूक्लियोप्लाज्म है। न्यूक्लियोप्लाज्म कहाँ है, इस न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला जो लिक्विड है वो न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। और इसमें जो टॉपिक डिस्कस होंगे, इसमें एक डार्क स्पॉट मौजूद होता है, एक या दो भी हो सकते हैं, एक दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। इस डार्क स्पॉट को हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। उसके बाद यहाँ पर थ्रेड नज़र आ रहे हैं आपको ब्लू और ब्लैक कलर के। जो थ्रेड हैं ये हैं क्रोमेटिन के, इन्हें कहते हैं क्रोमेटिन। यही कुछ स्टेजेस सेल की ऐसी हैं जिसमें ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे होते हैं। कुछ स्ट्रक्चर ऐसी हैं, कुछ स्टेजेस ऐसी हैं जहाँ पर ये क्रोमोसोम की फॉर्म में हमें यही थ्रेड जो हैं वो क्रोमोसोम की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और हमें क्रोमोसोम की फॉर्म में नज़र आ रहे होते हैं। ये स्केलेटन डिस्कस किया था हमने, साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन के अंदर जो है वो हमने कहा था आउटर मेम्ब्रेन से स्टार्ट होकर इनर मेम्ब्रेन के दरमियान तक जो है वो सेल को शेप देने के लिए, सेल की शेप चेंज करने के लिए वहाँ पर एक स्केलेटन मौजूद होता है। ये पूरी बॉडी के अंदर, ये पूरे सेल के अंदर इस तरह से ये पूरी बॉडी में मौजूद होता है, पूरे सेल के अंदर मौजूद होता है, सिर्फ उसको ड्रा थोड़े पार्ट में किया गया है। और बाकी जितने पार्ट इसके बच जाता है, जो साइटोप्लाज्म का एरिया है, इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनली सेल के जो हैं वो सस्पेंडेड होते हैं, वो दरमियान में पड़े हुए होते हैं अपनी अपनी जगह पे। ये आप माइटोकॉन्ड्रिया बना हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा हुआ है। ये राइबोसोम है, राइबोसोम भी यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर है। ये गोल्जी बॉडीज़ हैं, गोल्जी बॉडीज़ भी यहाँ पे हैं।
ये हमने कहा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये भी यहाँ पे मौजूद हैं। जितने इसके सेल के ऑर्गेनेल्स हैं वो इस दो दरमियान का पार्ट है साइटोप्लाज्म वाला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन दोनों के दरमियान में, बाकी सब यहाँ पे मौजूद होते हैं। न्यूक्लियस और इसके अंदर जो कंपोनेंट हैं उन सब का स्ट्रक्चर यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। जो डायग्राम आपकी बुक में बनी हुई है वो सिर्फ इस पार्ट की बनी हुई है, वो पूरे सेल की डायग्राम नहीं बनी हुई। न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ ये रेड कलर वाली डायग्राम बनी हुई है जो वहाँ पर इस तरीके से शो हो रही है। अब हम डिस्कस करते हैं इसके कंटेंट्स और इसके बारे में फर्दर डिटेल्स। हमने कहा कि प्रोमिनेंट न्यूक्लियस जो है वो यूकैरियोटिक सेल में होता है। ये एक यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल में हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का जब डिफरेंस पढ़ा था उसमें हमने कहा था कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स जो हैं वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद नहीं होते। और इसकी जो बाहर मेम्ब्रेन क्योंकि मौजूद है, न्यूक्लियर एनवेल्प मौजूद है इसके बाहर, इसलिए ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद नहीं होता। अब हम डिस्कस करते हैं न्यूक्लियस मौजूद कहाँ पे होता है। इसकी लोकेशन एनिमल सेल और प्लांट सेल इन दोनों में डिफरेंट होती है। अभी मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको ये बताऊंगा कि बाद में ये हमें कैसे पता चला कि ये एक एनिमल सेल है। एनिमल सेल के बिल्कुल दरमियान में जो है वो उसका न्यूक्लियस मौजूद होता है, ये न्यूक्लियस है इसका। जबकि अगर हम एक प्लांट सेल को बनाएं, ड्रा करें, तो इसका न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ होगा, एक साइड पे पड़ा हुआ होगा, सेंटर में इसके बड़ा सारा एयर वैक्यूल बन जाता है जिसके अंदर वो गैसेस और बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके वो सेव कर रहा होता है। मैच्योर जिस वक्त ये सेल हो जाता है उस वक्त ये न्यूक्लियस बड़ा हो, ये वैक्यूल बड़ा हो के न्यूक्लियस को एक साइड पे पुश कर देता है। जब ये सेल नया बनता है उस वक्त न्यूक्लियस दरमियान में होता है, उस वक्त वैक्यूल छोटा होता है। जब इसने अपना फंक्शन परफॉर्म करना है, मैच्योर हो जाएगा, मैच्योर होने पे ये न्यूक्लियस को पुश करके एक साइड पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जोड़ देगा और सेंटर वाला एरिया जो है वो ज़्यादा ये वैक्यूल कवर कर जाता है। अब हमें क्या पता चला, इन एनिमल सेल लोकेशन क्या है इसकी, इन एनिमल सेल इट लाइज इन सेंटर ऑफ सेल। ये देखें, ये बिल्कुल इसके सेंटर में मौजूद है, बाकी सारी साइडों पर उसका जो है वो साइटोप्लाज्म उसका अवेलेबल है। यहाँ पर अब क्या कह रहे हैं, इन मैच्योर प्लांट सेल, एक मैच्योर प्लांट सेल इस वजह से वर्ड यूज़ करते हैं कि जब न्यू डेवलप हुआ होगा, सेल अभी न्यूली डेवलप हुआ है, स्मॉल साइज़ का है, उस वक्त अभी न्यूक्लियस इसका सेंटर में ही होगा, वैक्यूल का साइज़ छोटा होगा। जब ये मैच्योर हो जाएगा, सेल बड़ा होकर अपना फंक्शन परफॉर्म करने के काबिल हो जाएगा, उस वक्त ये वैक्यूल इसका साइज़ में बड़ा होकर न्यूक्लियस को एक साइड पे पुश कर देगा। जब वो पुश करेगा तो इट लाइज, न्यूक्लियस कहाँ जाएगा, इट लाइज नियर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो वो न्यूक्लियस जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ नज़दीक आके वहाँ पर रुक जाएगा और सेंटर वाला जो बाकी स्पेस है वो ज़्यादा सारी वो वैक्यूल कवर कर जाएगा। अब हम उसी मेम्ब्रेन की बात करते हैं जो हमने कहा था कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड में इसका जो एनवेल्प है, इसके बाहर जो मेम्ब्रेन है उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं, न्यूक्लियर एनवेल्प का वर्ड भी यूज़ करते हैं उसके लिए। न्यूक्लियर एनवेल्प मैंने आपको पहले भी कहा था, लिफाफे को कहते हैं। लिफाफा जिस तरीके से चारों साइडों से किसी चीज़ को कवर किया होता है उसने, उसी तरीके से इस एनवेल्प ने मेम्ब्रेन की तरह सारी साइडों से इसको कवर किया हुआ है। एनवेल्प का वर्ड यूज़ करने की रीज़न सिर्फ मेम्ब्रेन सिंगल लेयर है, यहाँ पर न्यूक्लियस के बाहर जो मेम्ब्रेन है वो डबल लेयर की होती है, इस वजह से हम उसके लिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बजाय न्यूक्लियर एनवेल्प का वर्ड यूज़ करते हैं। अगर हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का वर्ड भी यूज़ करें तो वो भी रीज़नेबल है, वो भी एक्सेप्टेबल है। अच्छा जी, अब क्या है, न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाई अ डबल मेम्ब्रेन, बाई अ डबल मेम्ब्रेन नोन एज न्यूक्लियर एनवेल्प। क्या कहा, न्यूक्लियस जो है बाउंडेड है, चारों साइडों से उसके बाउंड्री बनी हुई है, किस चीज़ की, डबल मेम्ब्रेन की। डबल मेम्ब्रेन से
जिसकी वजह से हम उसको न्यूक्लियर एनवेलप का वर्ड यूज़ करते हैं, हम उसके लिए मेम्ब्रेन का वर्ड जो है वो यूज़ नहीं करते। उसके बाद है देयर आर स्मॉल पोर्स इन न्यूक्लियर एनवेलप, देयर आर स्मॉल पोर्स। ये जो इसकी सरफेस है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, न्यूक्लियर एनवेलप की, इसके ऊपर पोर्स होते हैं, यहाँ पर पोर्स हैं। हमने जब सेल वॉल को डिस्कस किया था, मैंने आपको उस वक्त भी ये बात समझाई थी, ये मुमकिन नहीं है कि कोई लिविंग सेल एक जो नॉन लिविंग किसी भी सरफेस के किसी मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो छुप के बैठ जाए और बाहर से ना कोई चीज़ ले, ना कोई चीज़ बाहर जो है वो उसको, ना कोई चीज़ अंदर आने दे, ना कोई चीज़ बाहर जाने दे, और वो अपनी लाइफ को सरवाइव नहीं कर सकता उस वक्त तक जब तक उसकी ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड और इनसाइड टू आउटसाइड जो है वो पॉसिबल नहीं होगी। सेल वॉल क्योंकि नॉन लिविंग थी, नॉन लिविंग के अंदर भी पोर्स मौजूद होते हैं। मैंने आपको बताया था प्लाज्मोडेस्माटा के नाम से उसमें स्पोर्स होते हैं, जिनके थ्रू वो केमिकल्स को, मटेरियल्स को, सब्सटेंसेस को, सेल डिफरेंट जो सेल्स होते हैं वो आपस में इंटरचेंज करते रहते हैं। या एटमॉस्फेयर से जिस वक्त उसने कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करनी है तो वो उन पोर्स के ज़रिए गुजर के वो सेल तक पहुंचेगी और उन्हीं पोर्स के ज़रिए ऑक्सीजन जो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस के नतीजे में बनेगी वो उन्हीं पोर्स के नतीजे में निकल के वहाँ से बाहर चली जाएगी। अब ये लिविंग है, इसमें भी जब तक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स पॉसिबल नहीं होगा उस वक्त तक ये सेल पूरे सेल का ब्रेन है। न्यूक्लियस जो है ये पूरे सेल का ब्रेन है, पूरे सेल की एक्टिविटीज़ को इसने कंट्रोल करना है। अगर इसका अपने बाहर के एनवायरनमेंट के साथ कांटेक्ट नहीं होगा तो ये मैसेजेस सेंड नहीं कर सकता, वहाँ से कोई चीज़ रिसीव नहीं कर सकता, तो फिर ये पूरे सेल को कंट्रोल नहीं कर सकेगा। ये इन पोर्स की मदद से, इन पोर्स के थ्रू ये केमिकल्स को, ये उन सब्सटेंसेस को जो ये प्रिपेयर कर रहा है, जिनकी इनको ज़रूरत है, उनको ये ट्रांसपोर्ट करेगा इन पोर्स के थ्रू। इन पोर्स को हम क्या कहते हैं, देयर आर स्मॉल पोर्स। स्मॉल पोर्स का वर्ड यूज़ कर रहे हैं सिर्फ। स्मॉल पोर्स हैं न्यूक्लियर एनवेलप विच मेक इट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये भी आपको पहले बात समझाई थी। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन जो कुछ सब्सटेंसेस को क्रॉस होने की इजाज़त देगी और कुछ सब्सटेंसेस को वहाँ पर स्टॉप कर देगी। जिन केमिकल्स की, जिन सब्सटेंसेस की सेल को ज़रूरत है वो वहाँ से क्रॉस करने देगी, जिनकी ज़रूरत नहीं है या जो बॉडी के अंदर, सेल के अंदर जो केमिकल्स पहले से हमारे लिए वेस्ट मौजूद हैं उनको भी बाहर जाने की इजाज़त देगी, लेकिन जो यूज़फुल मटेरियल हैं उनको बाहर जाने की इजाज़त नहीं देगी। इसलिए हम इसे कहते हैं ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी इसी को कहते हैं। सेमी परमिएबल को भी सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेलेक्टिव परमिएबल, सिलेक्शन करके चीज़ों को परमिशन देने वाली। सेमी परमिएबल का भी यही मतलब है और सेलेक्टिवली परमिएबल का भी यही मतलब है। अब इन पोर्स की मदद से इसकी जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो क्या हो जाता है, सेमी परमिएबल हो जाता है, जिस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमिएबल होती है। अब इसमें ये हमने डिस्कस कर लिया। इसके अंदर जिस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान में जो लिक्विड पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटो फॉर सेल और प्लाज्मा फॉर लिक्विड। इसके अंदर जो लिक्विड पाया जाता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियो रिलेटेड टू न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा फॉर लिक्विड। न्यूक्लियोप्लाज्म उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियो फॉर रिलेटेड टू न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा फॉर लिक्विड। अब इस न्यूक्लियस के अंदर जो वाटर पाया जा रहा है, जो पानी पाया जा रहा है, वो क्या है, उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म का नाम दे रहे हैं। अब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म में डिफरेंस क्या होता है,
साइटोप्लाज्म जो है हमने कहा था सेमी विस्कस सेमी ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। सेमी विस्कस और सेमी ट्रांसपेरेंट, यानी सेमी विस्कस है तो इसका मतलब है कि वो ना ज़्यादा गाढ़ा है ना ज़्यादा पतला है। लेकिन जो न्यूक्लियोप्लाज्म है ये ज़्यादा विस्कस होता है, इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। इस कदर विस्कोसिटी ज़्यादा होती है कि इसके अंदर छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स बन जाते हैं, छोटे छोटे दाने बन जाते हैं। इस वजह से हम इसे कहते हैं ग्रैन्युलर फ्लूइड। ग्रैन्युलर फ्लूइड, दानेदार लिक्विड उसके अंदर शामिल है, मौजूद है, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। इनसाइड न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर इनसाइड अंदर वाली साइड पे ग्रैन्युलर फ्लूइड न्यूक्लियोप्लाज्म इज प्रेजेंट, वो मौजूद है। अब उस जिस तरह से साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलिज्म मौजूद थे, अब न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या मौजूद है? न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर आपको एक ये स्पॉट नजर आ रहा है, इसे क्या लिखा हुआ है? न्यूक्लियोलस। इट कंटेन्स, न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स 1 or 2 न्यूक्लियोलाई। यहाँ पर न्यूक्लियोलस लिखा हुआ है, यहाँ पर न्यूक्लियोलाई लिखा हुआ है। रीजन क्या है? न्यूक्लियोलस ये सिंगुलर है, यहाँ पे लिखा था 1 और 2, 2 है तो वो न्यूक्लियोलाई बन जाता है, ये इसका प्लूरल है। सिंगुलर न्यूक्लियोलस और प्लूरल उसका बन गया न्यूक्लियोलाई, इसलिए 1 और 2 भी हो सकते हैं। यहाँ पर हमने 1 एक स्पॉट हमने यहाँ पे शो किया हुआ है, ये स्पॉट जो है ये कहलाता है न्यूक्लियोलस। इसका फंक्शन भी हम अभी डिस्कस करते हैं। उसके बाद क्या है? एंड क्रोमोसोम्स, एंड क्रोमोसोम्स, यहां पर लिखा हुआ है क्रोमैटिन। क्रोमैटिन और क्रोमोसोम बेसिकली मटेरियल एक ही होता है, सिर्फ स्ट्रक्चर का डिफरेंस है। स्ट्रक्चर जो है ये जिस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इसकी इस स्टेज पर नजर आ रही है, ये नॉन डिवीजिंग स्टेज है, जिस स्टेज पर सेल डिवाइड नहीं हो रहा, अपनी लाइफ स्पैन वहाँ पे गुजार रहा है। वहाँ पर ये जो डीएनए, ये बेसिकली डीएनए का स्ट्रैंड है। क्रोमैटिन किस चीज़ का होता है? डीएनए का स्ट्रैंड होता है। ये 2 स्ट्रैंड किस वजह से बने हुए हैं? 2 स्ट्रैंड भी इसी वजह से बने हुए हैं कि डीएनए के स्ट्रैंड, जैसे हमने पढ़ा था कि ये देखें, ये 2 स्ट्रैंड का एक स्ट्रक्चर बन गया जो बेसिकली किस चीज़ का होता है? डीएनए के स्ट्रैंड है दोनों। ये हमने कहा था डबल हेलिक्स इसकी फॉर्म होती है, वाटसन एंड क्रिक मॉडल पढ़ा था हमने डीएनए का। इसके अंदर ये 2 स्ट्रैंड हैं, इन दोनों के अंदर नाइट्रोजन बेसेस होती हैं जो एक दूसरे के साथ जो हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ जुड़ी हुई होती हैं, और ये स्ट्रैंड बेसिकली वही नज़र आ रहे हैं, वही डीएनए के स्ट्रैंड नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ये नॉन डिवीजन फेज में है, इस वजह से इसको हम क्रोमैटिन कह रहे हैं। जब ये सेल डिवीजन फेज में चला जाएगा, जब ये प्रिपेयर कर लेगा कि मैंने अब डिवाइड होना है, तब ये क्या करेगा? तब ये इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को आप कंडेंस करेगा, इकट्ठा कर लेगा एक जगह पे। जब वो इकट्ठा कर लेगा तो वो क्रोमोसोम्स की शेप हमें नज़र आना शुरू हो जाएगी, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। तो वो इस तरह से होती है, इस फॉर्म में। अगर क्रोमैटिड सम टाइम इसमें क्योंकि 4 भी डेवलप हो जाते हैं तो वो इस फॉर्म में नज़र आएंगे हमें, ठीक है। अब यही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है, जब ये कंडेंस फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो हमें क्या, हम इसे क्या कहेंगे? हम इन्हीं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को क्रोमोसोम का नाम देंगे। इसलिए हमने ये दोनों चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर ली। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या क्या चीज़ होती है? नंबर 1 न्यूक्लियोलस होता है, और नंबर 2 डीएनए होता है। डीएनए अगर वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होगा तो हम उसको क्रोमैटिन कहेंगे, और अगर वो कंडेंस फॉर्म में होगा तो फिर हम उसको क्रोमोसोम का नाम देंगे। अब डिस्कस करते हैं, अभी हमने क्या पढ़ा? इसके अंदर डार्क स्पॉट होता है न्यूक्लियोलस के नाम से। अब ये क्या है और क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस इज अ डार्क स्पॉट। न्यूक्लियोलस जो है वो न्यूक्लियस के अंदर
एक डार्क स्पॉट होता है। एक और बात बता दूं, जिस वक्त हम माइक्रोस्कोप के नीचे सेल को ऑब्जर्व करते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे, न्यूक्लियस बजाते खुद भी बाकी साइटोप्लाज्म, बाकी पूरे सेल से ज़्यादा डार्क होता है, सेंटर में नज़र आ रहा होता है। बाकी सारे सेल से ये साइटोप्लाज्म का कलर लाइट होता है और इस न्यूक्लियस का कलर जो है वो डार्क होता है। अब उसके अंदर मज़ीद, न्यूक्लियस के अंदर जाके मज़ीद अगर हम उसको मैग्नीफाई करें तो हमें उसके उस डार्क स्पॉट के अंदर मज़ीद डार्क स्पॉट नज़र आते हैं। वो डार्क स्पॉट किस चीज़ के होंगे? वो न्यूक्लियोलस के होंगे। पूरे सेल के अंदर जो डार्क स्पॉट है वो न्यूक्लियस का है, और न्यूक्लियस के अंदर अगर हम फर्दर उसको मैग्नीफाई करके देखें तो फिर उसके अंदर भी हमें डार्क स्पॉट नज़र आएंगे। वो डार्क स्पॉट जो नज़र आएंगे वो न्यूक्लियोलस के होंगे। उससे हम न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियोलाई कहेंगे। अगर एक होगा तो उसको न्यूक्लियोलस कहेंगे, अगर एक से ज़्यादा दो भी हो सकते हैं, उनको हम न्यूक्लियोलाई कहेंगे। एंड इट इज़ अ साइट। अब ये फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है? इट इज़ अ साइट। ये वो जगह है जहाँ पर क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए आर फॉर्म्ड। आरएनए जो है, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल मैंने आपको एक दिन समझाई थी। जो यही डीएनए का डबल हेलिक्स होता है, ये अनकॉइल होता है। अनकॉइल होके एक साइड उसकी सिर्फ कॉपी होके वो एक स्ट्रैंड, सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड जो है वो कॉपी होके बाहर आ जाता है। उस आरएनए की जो है वो फर्दर टाइप्स होती हैं, उसकी फर्दर टाइप्स होती हैं। यहाँ जो प्रिपेयर हो रहा है, ये प्रिपेयर कर रहा है राइबोसोमल आरएनए। ये राइबोसोम्स के सब यूनिट्स को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ होता है राइबोसोम। इसके बारे में फर्दर डिटेल हम आगे जाके पढ़ेंगे। हमारे पास जो सेल के ऑर्गेनेलीज हैं उनके अंदर हमारे पास राइबोसोम शामिल हैं। फिर हम वहाँ पर इसकी ज़्यादा डिटेल पढ़ेंगे कि ये किस तरीके से फॉर्म होता है और किस तरह इसके लार्जर यूनिट और स्मॉलर यूनिट होते हैं। काम इसका जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस का होता है। राइबोसोम का काम है प्रोटीन सिंथेसिस। पूरे सेल के लिए, पूरी बॉडी के अंदर, बॉडी के लिए प्रोटीन प्रिपेयर करने का काम जो है वो राइबोसोम परफॉर्म करते हैं। अब बात हो रही थी आरएनए की टाइप्स की। यहाँ पर जो टाइप यूज़ हो रही है वो राइबोसोमल आरएनए है। इसके अलावा इसमें मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए, ये 3 टाइप्स हम जो है वो फर्दर नेक्स्ट आने वाले टॉपिक्स में जो है वो डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर जो प्रिपेयर हो रही है वो मैंने आपको बताया कौन सी प्रिपेयर हो रही है, राइबोसोमल आरएनए प्रिपेयर हो रही है। और एंड असेंबल्ड, अब क्या है, असेंबल्ड। असेंबलिंग मैंने आपको पहले भी बताई थी। हमने क्या कहा था, सेल इज एन असेंबलेज ऑफ ऑर्गेनेलीज। सेल पूरा जो है वो पार्ट्स को इकट्ठे करके जोड़ा हुआ है हमने। उसमें पार्ट्स को इकट्ठे करके जोड़ने से क्या चीज़, नई चीज़ बन जाती है, एक बड़ी स्ट्रक्चर जो है हमारे सामने आती है। वो अब यहाँ पे क्या है, राइबोसोमल आरएनए बनेंगे एंड असेंबल्ड एज राइबोसोम। जब उन सबको जोड़ा जाएगा आपस में तो वो राइबोसोम को प्रिपेयर कर देंगे। अब ये प्रिपेयर यहाँ पर होंगे न्यूक्लियोलस के अंदर, वहाँ से ट्रांसफ़र होके फिर ये बाहर आएंगे साइटोप्लाज्म के अंदर। कुछ प्रोसेस इसके न्यूक्लियोलस के अंदर होते हैं, कुछ प्रोसेस फिर आके इसके साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। इसको हम फर्दर बाद में डिस्कस करेंगे। अब आगे आ जाएं जी, आगे आ जाएं क्रोमेटिन। ये बात हमने पहले यहाँ पे डिस्कस कर ली है। क्रोमोसोम्स आर विजिबल। अब वही बात बताने लगे हैं कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये हर वक्त नज़र नहीं आते, ये सिर्फ उस टाइम पे नज़र आएंगे जिस वक्त सेल डिवीजन फेज में आ जाएगा। जैसे उसमें हमने माइटोसिस और मियोसिस के नाम से हमने 2 डिवीजन पढ़ी थी। माइटोसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। इसमें इससे नेक्स्ट चैप्टर में जो है शायद हम पढ़ेंगे सेल साइकिल के बारे में। सेल साइकिल में उसमें ये सारी डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे कि सेल साइकिल के अंदर एक नॉन डिवीजन फेज़ होती है, एक डिवीजन फेज़ होती है। डिवीजन फेज़ को हम उसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज उनमें डिवाइड करते हैं, और जो दरमियान की नॉन डिवीजन फेज़ होती है वो बेसिकली जो है वो
इंटरफेज होती है। उसको नॉन डिवीजन फेज को हम क्या कहते हैं? इंटरफेज कहते हैं। सेल की दो डिवीजन्स के दरमियान जो गैप आता है जिसमें सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता उसको इंटरफेज कहा जाता है। अब इंटरफेज के दौरान अब क्या है? क्रोमोसोम्स आर विजिबल ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल डिवाइड हो रहा होगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, इन स्टेजेस के दौरान हमें क्रोमोसोम नजर आ रहे होंगे। क्रोमोसोम इस फॉर्म में, कंडेंस फॉर्म में नजर आएंगे। सेंटर में इसके सेंट्रोमेयर होगा, इसके क्रोमेटिड होंगे और ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर बने हुए होंगे। जब सेल डिवाइड हो जाएगा उसके बाद ये जो इसके ये आर्म नज़र आ रहे हैं, जो क्रोमेटिड नज़र आ रहे हैं, ये एक्सपैंड हो जाते हैं। ये बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे थ्रेड्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं जिन्हें हम क्रोमेटिन कहते हैं। अब वो कहते हैं क्रोमोसोम्स आर विजिबल ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। क्रोमोसोम सिर्फ सेल डिवीजन के दौरान नजर आते हैं। उसके बाद सेल अगर मैच्योर हो गया है, अगर वो डिवाइड नहीं हो रहा है, किसी इस फेज में है जब वो उसने डिवाइड नहीं होना, तब हमें वो सिर्फ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में नजर आएंगे जिन्हें हम क्रोमेटिन कहते हैं। ड्यूरिंग इंटरफेज, नॉन डिवीजन फेज, नॉन डिवाइडिंग फेज क्या है? दे आर इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जिन्हें हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिन कहते हैं। ये दो चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की थी। न्यूक्लियर प्लाज्म के अंदर क्या चीज़ है? न्यूक्लियोलस है और क्रोमेटिन है। न्यूक्लियोलस को भी हमने डिस्कस कर लिया। क्या है? डार्क स्पॉट है जिसके अंदर राइबोसोमल आरएनए प्रिपेयर होता है, फॉर्म होता है, फिर बाद में वो राइबोसोम को बनाता है। और उसके बाद जो सेकंड क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन और क्रोमोसोम ये दोनों जो हैं वो किस फॉर्म में जाहिर होते हैं? हमारे पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में हमें नॉन डिवीजन फेज में नज़र आ रहे होते हैं। अब बात करते हैं क्रोमोसोम्स की। क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम बने किस चीज़ से होते हैं? ये बने होते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड से, डीएनए से। यूकैरियोटिक, हमने यहाँ से क्या स्टार्ट किया था? प्रोमिनेंट न्यूक्लियस इन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के अंदर जब हम कहते हैं कि क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम जो है वो डीएनए एंड प्रोटीन्स दोनों से मिलकर बने हुए होते हैं। यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्रोमोसोम्स डीएनए और प्रोटीन्स दोनों से मिलकर बने होते हैं। यहाँ जो स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ पर डीएनए का ये शो करवाया है, थ्रेड जो बनाए हैं यहाँ पे, आप ये दोनों, मैंने आपसे कहा कि ये जो थ्रेड हैं ये दोनों किसके हैं? डीएनए के। अब डीएनए के थ्रेड तो ये बन गए, अब प्रोटीन इसके अंदर कहाँ पे आएगी? डीएनए के ये दोनों स्ट्रैंड हैं, ये तो डीएनए के हैं। प्रोटीन ये जहाँ पर कॉइलिंग हो रही है, यहाँ पर सेंटर में एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर आती है जिसे हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन्स, ये जो थ्रेड है ये डीएनए के स्ट्रैंड हैं और ये जो प्रोटीन है ये है हिस्टोन प्रोटीन। वो जो बात हमने यहाँ पे की है, क्या कहा है? क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। सिर्फ दो चीज़ों से क्रोमोसोम जो है वो मिलकर बना होता है। एक डीएनए का स्ट्रैंड होता है, यानी डीएनए के दो स्ट्रैंड हो गए जो आपस में कॉइल्ड होते हैं, हेलिक्स बनी हुई होती है, आपस में उसकी कॉइलिंग इस तरह से हुई होती है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो लेडर लाइक स्ट्रक्चर उन्होंने बनाई हुई होती है। दरमियान में उसके प्रोटीन बेसिस जो हैं वो उन्होंने कनेक्ट किया हुआ होता है। ये सारा स्ट्रक्चर हमने वाटसन एंड क्रिक मॉडल जो है वो लास्ट 8 क्लास में पढ़ा हुआ है। सिर्फ यहाँ पे नई बात जो बता रहा हूँ वो क्या है? प्रोटीन उसमें कौन सी यूज़ होती है? यहाँ पर दरमियान में बॉल लाइक स्ट्रक्चर आती हैं जिन्हें हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन जो हैं ये दोनों मिलकर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाती हैं। अब थोड़ा सा इसमें एक पॉइंट डिस्कस करने वाला और है। जी बेटा, बात कर रहे थे, एक पॉइंट सिर्फ इसमें डिस्कस करने वाला और रह गया है
जितना हमने यहाँ पर डिस्कशन की है ये सारी की सारी हमने यूकेरियोटिक सेल के बारे में की है। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस हमने कहा था कि होता ही सिर्फ जो है वो यूकेरियोटिक सेल के अंदर है। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस कैसे होगा उसका, आप फर्ज करें हम कहते हैं उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस नहीं होता तो इसका मतलब है उसका जो डीएनए है वो उसका कहाँ पे होगा। अगर उसके पास डीएनए नहीं है तो फिर वो अपने कैरेक्टरिस्टिक को, अपने जो उसकी जो ट्रेट्स हैं उसके, जो उसके बॉडी का स्ट्रक्चर है, उस सब के बारे में इंफॉर्मेशन नेक्स्ट जनरेशन में कैसे ट्रांसफ़र करेगा। छोटी सी एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था बैक्टीरिया है, सिंपल बैक्टीरिया है, इसके बाहर सेल वॉल होती है, उसके बाद इसकी सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन के बाद अभी हमने क्या कहा, इसके अंदर आप पॉइंट याद रखने वाला है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं होते। ये आपको मेजर डिफरेंस बता दिया, समझा दिया पहले कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज नहीं होते। इसके बाहर हमने कहा न्यूक्लियर एनवेल्प है जो कि डबल मेम्ब्रेन से बना हुआ है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर नहीं हो सकता। लेकिन डीएनए इसका फिर क्या करेगा, डीएनए इसका सेम जो है जिस तरह से डबल हेलिक्स की फॉर्म में वैसे ही पड़ा हुआ होगा विदाउट एनी बाउंड्री, सबमर्ज्ड, हमने वर्ड यूज किया हुआ है सबमर्ज्ड। सबमर्ज इन द साइटोप्लाज्म। प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए जो है, और इसमें एक याद रखने वाली बात और भी है, प्रोकैरियोटिक सेल में जो इसका डीएनए है उसके क्रोमोसोम में डीएनए प्रोटीन दोनों होते हैं। ये मैंने आपको बताया था, डीएनए और साथ हिस्टोन प्रोटीन भी है। इसके पास हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते, इसका स्ट्रक्चर डीएनए सिर्फ और सिर्फ डबल हेलिक्स का बना हुआ होता है, इसके पास हिस्टोन प्रोटीन जो है वो मौजूद नहीं होते। और दूसरी बात, इसका क्रोमेटिन जो है वो सबमर्ज्ड ऐसे ही पड़ा हुआ है साइटोप्लाज्म के अंदर। प्रोकैरियोटिक सेल का जो डीएनए है ये, अब ये इसका डीएनए है, ये डीएनए इसका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसे हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन। ये क्रोमेटिन की फॉर्म में होता है। और जैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमने कहा था कि नॉन डिवीजन फेज में वहाँ पर भी ये क्रोमेटिन की फॉर्म में होता है, यहाँ पर भी ये क्रोमेटिन की फॉर्म में होगा। और ऐसे ही न्यूक्लियस के साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो पड़ा हुआ होगा। प्रॉपर न्यूक्लियस, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद नहीं होता। ये था स्टूडेंट्स आज का टॉपिक, जिसमें हमने न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में, इसके कंपोनेंट्स के बारे में सारी डिटेल हमने उसमें डिस्कस कर ली है। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इसके बारे में कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप मेरे से व्हाट्सएप के नंबर पर भी डिस्कस कर सकते हैं और ग्रुप में भी आप उसमें क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम तक के लिए जो है वो अल्लाह हाफिज़।